हम्म। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, खड़ी गंबा, सबों को प्रणाम, अभिनंदन। पूर्व से सूचना के अनुसार आज मैं 9:30 बजे आपके समक्ष लाइव हूं और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कुछ से के संदर्भ में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैं पूर्णतया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण नहीं की है, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने जब चुनाव की घोषणा की तो एक जागरूक मतदाता की हैसियत से और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने कुछ दिन पहले अपने विचार रखे थे और मतदाताओं को जागरूक करने का एक अपने शब्दों के माध्यम से प्रयास किया था। मैंने आज ये कहा है कि ये जो हमारा औरंगाबाद है वो औरंगाबाद जो जिला है जिसे लोग चुनाव के दृष्टिकोण से कई तरह के उपनाम दे देते हैं और उस पर कई तरह की बातें निकल करके आती हैं। आज मैं उन चीजों पर किसी तरह की वार्ता करना नहीं चाहता।
मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि ये जो औरंगाबाद जिला है, वो औरंगाबाद जिला में पहले से 1952 से लेकर के आप कहें तो कमोबेश कांग्रेस का प्रभाव रहा था और यहाँ के उयुआगढ़ निवासी परमादरणीय स्वर्गीय अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र बाबू, बाद में निखिल बाबू आदि का प्रभुत्व यहाँ रहा था। उन्नीस सौ 89 में यहां सत्येंद्र बाबू चुनाव हारे और लुटन बाबू अर्थात राम नरेश बाबू चुनाव जीते। तब से लेकर आज तक ये जो राजनीतिक परिस्थितियां औरंगाबाद जिले में हैं, वो बदल बदल सी गई हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो कई कारण इसमें आते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रबुद्धता या राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक प्रभाव आदि की चर्चा अगर किया जाए तो कमोबेश व्यक्तित्व और प्रभुत्व के हिसाब से अलग अलग रहे हैं। औरंगाबाद जिले की कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख के तकरीबन उससे थोड़े आगे है और इसके जो खास करके औरंगाबाद जिले में, इसको अगर गया नहीं कहे तो औरंगाबाद जिले में जो हमारे मतदाता हैं कुल अभी वो 13,76,323 ये आंकड़े हैं, बताते हैं। इसमें कुछ अशुद्धियां भी हो सकती है, लेकिन ये औरंगाबाद जिले के, ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं। औरंगाबाद के जो संसदीय क्षेत्र का जो औरंगाबाद का पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें 13,76,323 मतदाता के आंकड़े दर्शा रहे हैं इस संदर्भ में। और अगर दोनों को जोड़ा जाए तो उसमें कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो तकरीबन 17 लाख के करीब या 17 लाख से ज्यादा, 17,42,883 ये दर्शा रहा है कि ये मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 9,20,000 और महिला मतदाता 8,22,565 ये दर्शा रहा है हमारे। लगभग 4-5 दशक से मैं यहां के राजनीति को देखते चला आ रहा हूं और बदलते परिदृश्य या बदलते राजनीतिक प्रभुत्व या राजनीतिक प्रभाव पर भी हमने नजर रखी किसी न किसी संदर्भ में। वैसे मैं भी तब कुछ दिनों तक का राजनीतिक पार्टी के सानिध्य में काम किया था और औरंगाबाद के गलियों में, विभिन्न गलियों में मैं जाते रहता था, आते रहता था। ये सारी चीजें वहां मैंने देखी थी। तब के औरंगाबाद और आज के औरंगाबाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मैं अनुग्रह नारायण रोड के पास जमोर गांव का रहने वाला हूं और तब से लेकर के आज तक में जो भी बदलाव हुए और जितने परिवर्तन हुए या जितने विकास
कि यहाँ विकास की गति तेजी से बढ़ी, उस सब का मैं साक्षी रहा हूं और मैं देखा हूं क्या अभी आज का औरंगाबाद क्या था और तब का औरंगाबाद क्या था। इस संदर्भ में मैं ये बात करना चाहता हूं, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी ये लोकतंत्र हमारा मतलब ये लोकतंत्र हमारा जो है वो बड़ा ही पवित्र लोकतंत्र हम मानते हैं, संवैधानिक अधिकारों से हम ओतप्रोत हैं। हमारे मतदाता जो देवतुल्य मतदाता हैं, वो सभी मतदाता अपने अपने मत दे करके योग्य उम्मीदवारों का चयन करते हैं। हमारा खास करके आज जो हमारा बिहार है वो युवा बिहार है, और आज की तिथि में अगर मैं बात करूं तो इन मतदाताओं में युवा मतदाताओं की संख्या भी बेहद अत्यधिक है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, युवा मतदाता खास करके। और उसमें भी जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनकी भी जो संख्या है वो भी प्रभावित कर सकती है, और वो देंगे। ये हमारा उनसे अनुरोध है या सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जो है उदासीनता नहीं रहनी चाहिए, और जो हमारे मत हैं चाहे जिसको दें हम, लेकिन हम अपने मतों का अवश्य प्रयोग करें और बूथ पर जाकर के मत दें। ये सभी को, माताओं, बहनों, महिलाओं, सभी से आग्रह है। और जो रिकॉर्ड है उसमें पुरुष मतदाता 9,20,000 हैं और महिला मतदाता 8,22,000 के करीब हैं। तो ये कुल जो हमारे मत हैं जो आज की तिथि में दर्शा रहे हैं, हमारे जो पद्धति है या जो सिस्टम है, जो सरकार की जो पद्धति है उसमें ये दर्शाया जा रहा है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे इस बिंदु पर कि जो हमारा औरंगाबाद है, खास करके पहले जो चुनाव होते थे वो चुनाव होते थे बिल्कुल मुद्दों पे आधारित होते थे। स्थानीय मुद्दे उसमें ज्यादा हो जाते थे और स्थानीय मुद्दे के आधार पर लोग अपने अपने जो उम्मीदवार होते थे उनका अपने यहाँ स्वागत या विरोध जो भी करना होता था वो स्थानीय मुद्दे के आधार पर करते थे। लेकिन आज चूंकि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव है और राष्ट्र को सबल बनाने के लिए और राष्ट्र को पूर्ण राष्ट्र की सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करने के लिए हम वैसी पार्टियों का चयन करते हैं जो न केवल हमारे राज्य को बल्कि पूरे देश में एक हमारे जो विकास की पद्धति है उसको आगे वो गतिशील कर सके या गतिशील बना सके या एक गति के साथ आगे ले जाए। औरंगाबाद की जो प्रमुख समस्या है मैं उस पर दृष्टिकोण मतलब डालना चाहता हूं, दृष्टिकोण अपनाते हुए समक्ष रखना चाहता हूं जो हमारे उम्मीदवार है, जो हमारे मतदाता हैं, कि हमारा जो ये औरंगाबाद है उसमें उसकी जो प्रमुख समस्याएं रही कि मतलब जो ये जिला जो है वो कृषि आधारित जिला है और लगभग 70% लोग कृषि पे आधारित हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कृषि पे आधारित हैं तो जो कृषि की योजनाएं हैं, खास करके जो सिंचाई की योजनाएं हैं, छोटे बड़े सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको कालबद्ध तरीके से, उनको समयबद्ध तरीके से उनको पूरा किया जाना चाहिए। मुझे स्मरण है कि 1970 के दशक से
1970, हाँ यही है काल है जब ये हमारा उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना प्रारंभ हुआ था, और तब से लेकर के आज के अगर वर्षों को जोड़ दिया है तो इतने लंबे अवधि तक अभी भी ये पूर्ण नहीं हुआ है, जिसको और पूर्ण करने की आवश्यकता है। यह ज्ञात है कि अभी बड़ी तेज गति से इस परियोजना में ये काम लगा हुआ है, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया है। ये अखबार के माध्यम से या अपने प्रिय और प्रबुद्ध या परमादरणीय नेतागणों के बयानों के माध्यम से या जिन माध्यम से हम सबों को ज्ञात होता रहता है, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि उस परियोजना में बड़ी तेजी से काम लगा हुआ है, जो आने वाले वर्षों में शायद समयबद्ध तरीके से पूरा होगा। दूसरी जो परियोजना है हड़ियाही सिंचाई परियोजना है। हड़ियाही सिंचाई परियोजना भी मतलब इसको हम लटका हुआ ही कहेंगे कि कई वर्षों से ये लटका हुआ रहा है, और अभी इसको भी पूर्ण करने की आवश्यकता है। और हमारे जो भी हम जिनको चुनेंगे, जो हमारे सांसद बनेंगे, या जिन पर हम भरोसा जताएंगे, या जिनको हम अधिकृत करेंगे, मैं समझता हूं कि वो इस परियोजना को भी, हड़ियाही सिंचाई परियोजना को भी वो पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा भी अनुरोध होगा। और एक मुद्दे के तहत देखिए, ये जाति की छाती पर एक बड़ी किसी मैंने ये जो मैं देख रहा था कि लोग सहज कर देते कि जाति की छाती पर बिहार की राजनीति होती है। ऐसा नहीं है। जो हमारे मतदाता हैं वो बड़े जागरूक हैं, चाहे जिस जाति के हों, जिस समुदाय के हैं, वो नमनीय हैं, प्रणमनीय हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, और उनको प्रणाम भी किया जा सकता है, आशीर्वाद भी दिया जा सकता है, उनके प्रति शुभकामनाएं और शुभेच्छा भी व्यक्त किया जा सकती है। लेकिन जो हमारे लिए जो आवश्यक है, जो समस्याएं, जो योजनाएं हमारे लिए आवश्यक हैं, हमारे परिवार के लिए आवश्यक हैं, हमारे लोगों के लिए आवश्यक है, औरंगाबाद को संपूर्ण विकसित जिले के रूप में देखने के लिए जो आवश्यक है, वो जो औरंगाबाद के चहुंदिस विकास के लिए आवश्यक है, उसके लिए तो हमें मतलब वैसे उम्मीदवारों का जरूर चयन करना होगा जो इसको एक ऊंचाई पर ले जा सके, और जो हमारी समस्याओं का समयबद्ध तरीके में उसका निदान कर सके। ऐसे चीजों के लिए जो हमारी जो चीजें हैं, जिसमें मैंने अभी आपसे चर्चा की कि सिंचाई परियोजना खास करके औरंगाबाद जिले के लिए बड़ी ही मतलब नितांत आवश्यक बड़ी समस्या है, और उसका निदान परमावश्यक है, और उसको पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि भैया हमारा जो ये सिंचाई परियोजना है, जो खास करके दो सिंचाई परियोजना, हड़ियाही सिंचाई परियोजना और उत्तर कोयल परियोजना, और खास करके जो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं जल छाजन की जो बातें होती हैं, पहाड़ी इलाकों से लेकर के अन्य में छोटे छोटे जो क्या कहते हैं सिंचाई के लिए जो साधन है, जो सरकार के कार्यक्रमों के अंदर भी जिसके जो वर्णित हैं और जो चिन्हित हैं, वैसी योजनाएं भी औरंगाबाद के सुदूर पहाड़ी इलाकों में खास करके जो या नक्सलबद्ध प्रभावित क्षेत्रों में या फिर सुदूर इलाके ग्रामीण परिवेश इलाकों में कम से कम सिंचाई के छोटे से लेकर बड़े परियोजनाओं का पहुंचना नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मतलब औरंगाबाद हमारा क्या कहते हैं सुंदर सुरुचि भैया भारत तक के देशवा से मेरे प्राण बस ही मखो रे बटोइया। हमारा औरंगाबाद भी वैसा ही औरंगाबाद है। बचपन हमारा बीता है, हम जवान भी यहीं हुए हैं, और हम अब उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां हमको देखना है कि हमारे पहले का औरंगाबाद और आज के औरंगाबाद में कितना अंतर है और कैसा अंतर है।
आने वाले दिनों में हम साक्षी बनेंगे या अपनी बात को कह सकेंगे, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो खास करके युवा साथी हैं, जिन्होंने पहले के औरंगाबाद को नहीं देखा है, जिन्होंने औरंगाबाद की गलियों को नहीं देखा, औरंगाबाद के रूप को नहीं देखा, औरंगाबाद के क्षितिज सड़कों को नहीं देखा, अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद आने वाले और ले जाने वाले छोटे से गाड़ियों का मजा नहीं लिया, या हिचकोले नहीं खाए, या औरंगाबाद से पटना की सड़क, औरंगाबाद से डाल्टनगंज की सड़क, या औरंगाबाद से बनारस की सड़क, या औरंगाबाद से कलकत्ता जाने वाली सड़क की दुर्दशा को जिन्होंने नहीं देखा है, उनको बताने की आवश्यकता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। आज हम किस स्थिति में हैं और क्या है। बिजली की स्थिति औरंगाबाद में, औरंगाबाद भैया गर्म स्थल है, या यहां पे गर्म स्थल ही नहीं कहे, यहां हीट वेव चलता है, हीट वेव। और ऐसे परिस्थिति में तब के दिनों में केवल 4 घंटे हमें बिजली मिलती थी, पंखा झूलने से भी काम नहीं आता था, और छत पर सब परिवार हम लोग सोते थे आनंद के साथ। दादी नानी कहानी सुनाती थी, माता लोरी गाती थी और थपकियां दे करके सुलाती थी, मुंह में कौर खिला करके, और उस गरियों में छत को धुल करके हम सोते थे, दरी बिछा करके, देहाती भाषा में लेदरा बिछा करके सोते थे। तब भी हमें आनंद की नींद रात में आ जाती थी। और आज की परिस्थिति में हम कितने बदल गए हैं, कितनी बिजली हमें मिल रही है। हमारे सूबे बिहार की सड़कें और औरंगाबाद की सड़कें कैसी बनी हैं, किस पार्टी ने बनाया, किसने क्या किया, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जो सौंदर्य है, खास करके जो औरंगाबाद जिले का जो आज के तिथि में जो सौंदर्य है, आज के तिथि में उस जगमगाती रोशनी में जब हम निकलते हैं सांझ को, तो हमारे जो दिलों में उमंग फूटते हैं, जो दिलों में जज्बात भरते हैं, वो औरंगाबाद को देख करके हमें दिल्ली की सड़कें याद आ जाती हैं, और मेट्रोपॉलिटन टाउन की जो है सो यादें उभर करके चले आती हैं। ये हमारा औरंगाबाद टाउन बोल रहा है, टाउन है, न केवल टाउन बोल रहा है, बल्कि हमारे आसपास या गांव की जो स्थिति जो दूर दराज में है, उसमें अभी भी ढेर सारी कमियां, बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अफसोस और आश्चर्यजनक तब होता है जब वो मुद्दे उभर करके और वो समस्याएं उभर करके सामने नहीं आती हैं। आता है तो फलना जात चिलना जात, ये सारी चीजें उभर करके आ जाती हैं, और चुनाव में खास करके ये चीजें उभर करके आ जाती हैं। लेकिन सबसे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टियां मैनिफेस्टो निकालती हैं, हर राजनीतिक अपना मैनिफेस्टो निकालती है, हर रोजगार देने का वादा करती है, हम नौकरियां देने की बात करती हैं, किसानों को हित पहुंचाने की बात करती हैं, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा देने की बात करती हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करती हैं, किसानों को सिंचाई पहुंचाने की बात करती हैं। ये सारी बातें करती हैं, लेकिन इसकी कालावधि नहीं कोई होती, इसका समयबद्ध कोई योजना नहीं होती, और इसका समयबद्ध कुछ क्या कहते हैं कार्यान्वयन का कोई तरीका नहीं होता। फलस्वरूप ये वर्षों तक लटक जाते हैं और आशाएं बंधी रहती है, और अंत में वो आलोचना और की बातें उभर करके आती हैं कि आपने कहा था कि इतना ऐसे हो जाएगा, इतने चीजें संपन्न हो जाएंगी, लेकिन नहीं होगा। ये चुनाव में भाषण में नेताओं के मुख से निकलने लगते हैं। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे 5 साल की जो अवधि है, क्या हमारे लोकसभा के उम्मीदवार अपने पिछले किए हुए कार्यों को लोकसभा या यूं कहे कि विधानसभा के उम्मीदवार हों या जो भी हों, अपने प्रगति की जो रिपोर्ट कार्ड है, पिछले प्रगति का रिपोर्ट कार्ड
आम जनता को पेश कर दें और आने वाले 5 वर्षों में क्या क्या करेंगे इसका रिपोर्ट कार्ड समयबद्ध और कालबद्ध तरीकों में हम 5 साल में क्या करेंगे, अगर ये आने लगेगा तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात ये हमारे लिए क्या कहते हैं, हम सब आम जनता के लिए या हम सभी लोगों के लिए इससे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी ऐसी चीजें लागू नहीं है, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों के जुबान पर यह बातें होती कि मैंने 5 सालों में पिछले क्या किया और मैं आपको क्या करूंगा, ये बातें उभर करके आएंगी, ऐसा मैं समझता हूं। बहुत लोगों ने किया हुआ, लेकिन बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे। बस वही पूर्वाग्रह की बातें, वो सारी चीजें जो है से होने लगती हैं, लेकिन जो विकास के जो उद्देश्य है, जो आम जनता की चाहत है, जो आम जनता की इच्छा है, जो आम जनता की समस्या है, जो नौजवानों की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जो बुजुर्गों की समस्या है, जो महिलाओं की समस्या है, जो खास करके यहाँ पर रोजगार व्यवसायी लोगों की समस्या है, इन सारी समस्याओं को निराकरण हम एक कार्यक्रम के तहत, चिन्हित कार्यक्रम के तहत, एक कार्य योजना के तहत और एक समयबद्ध कालबद्ध तरीके के तहत अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक होगा और ये हमारे लिए प्रभावकारी होगा और ये हमारे लिए बहुत ही उचित होगा। पूरे देश में मतलब आज की जो परिस्थिति है, पूरे देश में जो चल रही है, विकास की जो गति, मैं नहीं कहता कि पूरी, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बातें, इस पर इसको आप समझे कि जो गति बही है या जो आज हमारा भारत है, जो हमारा बिहार है, जो हमारा औरंगाबाद जिला है, वो निश्चित तौर पर बेबाक रूप से और निर्भीक रूप से, और ये कहा जा सकता है कि इसमें ढेर सारे बदलाव हुए। अहोभाग्य उत्तम, अति उत्तम कि हम ऐसे में रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इन सभी चीजों के बहुत सारी समस्याएं मुंह बाएं अभी खड़ी हैं हमारे सामने। वो समस्या है नौजवानों को नौकरी देने की, वो समस्या है बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की, वो समस्या है जो खास करके जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, टालक है, उन सबों को रोजगार देने की और बुजुर्गों को पेंशन भत्ता बढ़ाने की, विधवा महिलाओं को पेंशन भत्ता बढ़ाने की, और जो हमारे महिलाएं हैं खास करके, उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की, उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं को एक गति के रूप में आगे ले जाने के लिए इस बात की भी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि नींव चाहे किसी पार्टी ने रखी हो, लेकिन महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सबल बनाने के लिए, महिलाओं को ताकत प्रदान करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ली गई, जीविका के माध्यम से ली गई, वो काबिले तारीफ है। चाहे जो समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, शादी विवाह की समस्या हो, घर में जीवन और मरण के बाद कार्यक्रम की समस्या हो, ये सारी समस्या में मैं बेबाक और साफ तौर पर कहना चाहता हूं, और इसको एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि आज वो सूदखोरों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आज वो समूह से ऋण लेते हैं, अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, अपना मकान भी बना ले रहे हैं, अपना जो है सो दुकान भी ले रहे हैं, ये सारी चीजें कर ले रहे हैं। ये कौन बन दिया इसको? किसने दिया? ये सोचिए, आप सोचिए। आप मतदाता हैं, आप जागरूक मतदाता हैं, आप प्रबुद्ध मतदाता हैं, आप परिणाम योग्य मतदाता हैं, आप सबल मतदाता हैं, आप बुद्धिजीवी मतदाता हैं, आप युवान मतदाता हैं, आप महिला मतदाता हैं, आप बुजुर्ग मतदाता हैं। ये आप सोचिए कि ऐसे ऐसे चीजें जो हो रही हैं, आज महिलाएं सशक्त हुई हैं कि नहीं है?
महिला आरक्षण किसने दिया? हम जिस समय जिला परिषद सदस्य थे, पंचायती राज की व्यवस्था में इक्का दुक्का महिलाएं दिखती थी। उसमें बड़ी खोज करके महिलाओं को लाया जाता था और बनाया जाता था। लेकिन आज की तिथि में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, न केवल पंचायती राज व्यवस्था में बल्कि विभिन्न तरह सरकार के नौकरियों में और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा दिए जाने वाले नौकरियों में, वो एक ऐतिहासिक है, एक ऐतिहासिक कदम है और वो एक ऐतिहासिक कार्य है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम नहीं। चाहे जिस पार्टी की मैं कह रहा हूं, किसी भी पार्टी ने अगर ऐसे योजनाओं को धरातल पर उतार दिया, ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध तरीके से अपने शासनकाल में करा दिया, तो वह प्रशंसनीय है, नमनीय है और वह स्वीकार करने की योग्य है। आदमी हर किसी व्यक्ति को स्वीकार यूं ही नहीं कर लेता है। व्यक्ति जो प्रबुद्ध होगा, जो बुद्धिजीवी होगा, जो सामाजिक कार्य करता होगा, जो समाज से जिसका जुड़ाव होगा, जिसका शिक्षा से जुड़ा होगा, जिसका धर्म संस्कृति से जुड़ा होगा, जिसका संस्कारों से जुड़ा होगा, जिसके अंदर आत्माभिमान होगा, जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा, जिसके अंतर्गत गर्व करने की क्षमता होगी, वो देश के लिए करेगा, वो राज्य के लिए करेगा, वो जिले के लिए करेगा और इससे कोई रोक नहीं सकता है। किसी चीज पर हम गर्व कब करते हैं? तब करते हैं ना जब लगता है कि यह हमारे लिए बहुत ही उत्कृष्ट है, शौर्यपूर्ण है, हमारी शान को बरकरार रखने वाला है, तब उस पर गर्व करते हैं और करना भी चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो मैं अभी आपसे जो बातें कर रहा हूं, मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा था कि सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि जो छोटे छोटे जो डैम हैं, छोटे छोटे चेक डैम होंगे, छोटे छोटे खेतों क्यारियों तक पहुंचाने के जो योजनाएं होंगी, उसको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। हरियाणी सिंचाई परियोजना या जो नॉर्थ कोल परियोजना, इसको पूर्ण करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा, मैं तो चूंकि कई महोत्सवों से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे ये गर्व होता है कि हमारे जिले में ऐसे ऐसे स्थल हैं जिनको कब का पर्यटन स्थल के रूप में परिणत कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये चिन्हित नहीं थे, इनके प्रति लोग जागरूक नहीं थे, स्थानीय लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारा जिला महोत्सव परिवार है, मैं उसको, कि जिसने जिले के ऐसे ऐसे धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हित कर आज महोत्सव के माध्यम से न केवल औरंगाबाद जिले में, न केवल बिहार में, न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक ले जा रहे हैं। वे सभी लोग नमनीय हैं जो ऐसे स्थलों को चिन्हित कर रहे हैं, एक सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं कि हम अपने चीजों को देश और दुनिया तक ले जाएंगे। ये एक बड़ी बात है और इसका समर्थन
जिले के हर लोगों को करना चाहिए और कहीं भी। और इसी में आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा ये जो स्थल है देव सूर्य मंदिर, भगवान भास्कर की जो ये चीज, भगवान भास्कर की जो ये नगरी है, उसको सूर्य सर्किट में शामिल कराया जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि उसको सूर्य सर्किट में शामिल कराया जाना चाहिए देव सूर्य मंदिर को, और न केवल देव सूर्य मंदिर को बल्कि उमगा, देवकुंड, जमोर विष्णु धाम, गजना धाम, ऐसे कई इस जिले में स्थल हैं जिनको चिन्हित कर और उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में परिणत किया जाना चाहिए। ये समस्याएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं औरंगाबाद की खास करके, क्योंकि औरंगाबाद जिले में अगर उद्योग हैं तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी धर्म संस्कृति है, या हमारे जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उसको हम बड़े पैमाने पर लाएंगे। आज हमारे जिले में 3 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं साहब, लेकिन CSR फंड उसका कहां जा रहा है? क्या औरंगाबाद जिले में CSR फंड उसका खर्च नहीं होना चाहिए? बड़ी राशि होती है, ये बड़ी राशि होती है NTPC की, रेलवे परियोजना की, या जो सीमेंट फैक्ट्री की, या जो भी हो, एक बड़ी राशि होती है CSR फंड। लेकिन उसका कितना प्रतिशत औरंगाबाद जिले में खर्च हो रहा है, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि कितना प्रतिशत करना है। हमारा औरंगाबाद केवल CSR फंड से कई बड़ी बड़ी चीजें यहां स्थापित हो जाएंगी। उस पर आज लगाम लगाने की आवश्यकता है। उस पर आज CSR फंड को चिन्हित कर औरंगाबाद जिले के विभिन्न समस्याओं को निदान के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरी मैं जो बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, इसको चिन्हित किया जाना चाहिए कि जो हमारा उमगा और पवई का पहाड़ है, उसका सौंदर्यीकरण बहुत आवश्यक है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर इन पहाड़ों का सौंदर्यीकरण कर दिया जाता है तो सोचिए वो कितने खूबसूरत से दिखेंगे, कितने खूबसूरत से लगेंगे। वो कहावत है ना कि गया जिले के लिए एक प्रसिद्ध था कि आदमी क्या कहते हैं, वो नदी बिना पानी का, पहाड़ बिना पेड़ का, और आदमी बिना, ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भी इसी जिले का प्रवासी हूं। ऐसी कहानी, ऐसी मतलब किंवदंतियां औरंगाबाद जिले में कही जाती थी। लेकिन बदलाव हुए, ढेर सारे बदलाव हुए, और अब लोग अपनी जो चीजें हैं अपने भीतर में अलग बदले। आने वाले दिन में जो आज के नौजवान होंगे, जब हमारे और आपकी उम्र में पहुंचेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारे लिए यही स्वर्ग है। हरी हरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन। आने वाले दिनों में ये स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। तो उमगा और पवई पहाड़ का सौंदर्यीकरण वैसे छोटे छोटे स्थलों पर एक अभियान चला करके कर दिया जाता है तो हमारा औरंगाबाद रहेगा। और नक्सलवाद मुक्त औरंगाबाद, नक्सलवाद मुक्त औरंगाबाद, ये सोच नहीं, ये परियोजना के हिस्से होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने
औरंगाबाद जिले को और ऐसे जिले को जो नक्सलवाद प्रभावित है एक विशेष जिले के रूप में चिन्हित किया था और एक विशेष फंड, एक विशेष आवंटन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इस जिले को आवंटित किए गए होंगे। अब उसके मतलब धरातल पर क्या स्थिति है या धरातल पर क्या हुआ है या धरातल पर हम कितने सफल हुए हैं या धरातल पर योजनाएं कहां कहां तक पहुंची हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए समय कर्जों में आने वाले दिनों में। कल कोई जीतेंगे, कल कोई हमारे सांसद बनेंगे, कल कोई हमारे प्रिय नेता बनेंगे, तो उनको इस ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है कि ये चीजें लोग नहीं जान रहे हैं। क्या मतदाताओं को मालूम है ये सारी चीजें? क्या आज के नौजवान जानते हैं ये सारी चीजें? क्या हम जैसे प्रबुद्ध आदमी या जो मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु जो आदरणीय है और जिनको प्रणाम करना चाहता है, जिन्होंने अपने अपने कलम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिन्होंने समय समय पर ऐसी चीजों को निर्भीक और निडर होकर के आम जनता के समक्ष रखा है और जिस पर संज्ञान लेकर के चाहे जिला प्रशासन हो चाहे राजनीतिक दल हो उस पर एक्टिव हुए हैं, यानी गतिमान हुए हैं, गतिशील हुए हैं। तो इसमें हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कम रोल नहीं है, सोशल मीडिया का भी कम रोल नहीं है, छोटे छोटे यूट्यूब पर न्यूज चलाने वाले जो हमारे यूट्यूबर हैं उनका भी कम रोल नहीं है। जो आम जनता की जुबान बन करके, जो महिला की जुबान बन करके, जो गरीब व्यक्ति की आवाज बन करके उनकी आवाज को न केवल सूबे बिहार में देश दुनिया में रख देते हैं, यह एक बड़ी बात है। उनको दिल से प्रणाम, उनको हृदय से शुभकामनाएं और उनको हृदय से शुभाशीष। हमारे जमाने के जो पत्रकार हैं या जो थे या जो अब भी हैं, यदि सच कहूं, यदि उनकी कलम को आप समझ लेंगे या उनके शब्द की गहराई को समझ लेंगे या उनके नॉलेज, उनको कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नॉलेज को अगर आप समझ लेंगे या उनका उपयोग करना आज औरंगाबाद जिले में जिला प्रशासन से लेकर सब लोग जान जाएंगे, तो वो एक बड़ी बात होगी। मैं उन सभी अपने समय काल के सभी पत्रकारों को, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो जो चले गए उनके प्रति आभार और श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, और जो अभी मौजूद है, जिनके शब्द और जिनकी कलम और जिनके भाषण और जिनके बातों से कभी कभी रूबरू होता हूं और कभी कभी उनसे मिलता हूं और दिल की गहराइयों से जब उनके साथ हाथ से हाथ जुड़ते हैं, तो मैं क्या कहूं, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। आपकी याद मेरे दिल में हर क्षण हर पल रहेगी। आपको तो हर लम्हा शायद भूल जाने की आदत है, पर हमारी दुआएं हर 9 वर्ष पर मिलती रहेगी। ये मैं उनके लिए कहता हूं। कहां हैं हम पटना में हैं, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, लेकिन ऐसे आयोजनों पर जब लोग जुटते हैं तो वो सारी बातें उभर करके आती हैं। तो ये मैंने कहा कि और नक्सलवाद मुक्त औरंगाबाद चतुर्दिक विकास के लिए एकदम आवश्यक है। उनकी समस्याओं का निदान आवश्यक है। और ये सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार आज से नहीं बहुत पहले से जानती रही
और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है औरंगाबाद जिले में ऐसे क्षेत्रों में, वो बखूबी जानता है कि उनकी समस्या क्या है और उनका निदान क्या है या उनको निदान कैसे। ये तो नक्सलवाद मुक्त औरंगाबाद, ये हम कहना चाहते हैं। फिर आ जाती है बात मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर। यह भी औरंगाबाद जिले के लिए खास करके बड़ी आवश्यक है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। और इसको कौन करेगा? मतदाता तय करे, हम तय करें। कौन करा सकता है? ये आपकी अंतरात्मा कहेगी, ये आपका दिलो दिमाग कहेगा, ये आपकी बुद्धि कहेगी, ये आपका विवेक कहेगा। कौन करा सकता है? कौन होगा वह ऐसा कि जो इन सारी चीजों का निदान कर सकता है? आज मैं उस पर चर्चा न करूंगा, मैं फिर 17 को आऊंगा आपसे और 17 को निवेदन करूंगा। लेकिन कौन करेगा? ये चीजें सोचने की आवश्यक बातें हैं। कौन? भाई मेरे, अगर आप औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं या औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं, हमें जब जीना और मरना यही है, तो हमारी समस्याओं का निदान भी यही है। और जो हमारी समस्या का निदान करेगा, हम उसे सशक्त करेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। ये हमारे जो है ना, हम उसको सशक्त करेंगे। कई ऐसे तकनीकी कॉलेज औरंगाबाद जिले में खुले हैं जिसका लाभ औरंगाबाद जिले के नौजवानों को या युवतियों को, युवक युवतियों को मिल रहा है। और कई ऐसे युवक युवतियां हैं जो अपने इसी तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कहीं न कहीं वो इंगेज्ड हैं। लेकिन एक बड़ी चीज है कि जो भारत सरकार की योजना है प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, तो इसमें विलंब क्यों हो? आने वाले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम औरंगाबाद जिले के चाहे जिस स्थल पर करें, जहां करें, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम अवश्य करेंगे। ये भी लक्ष्य होना चाहिए, हमारा भी और सब लोगों का भी होना चाहिए। औरंगाबाद मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने की परिक्रमा आज कितने लंबे अवधि से चली आ रही है। वही पैदल यात्रा करते करते हमारे जो औरंगाबाद जिले के लोग हैं, बड़े थोड़े से करते हैं, लेकिन उनके अखबार और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचनाएं हम लोगों को मिलती हैं। इतने क्या कमजोर हो गए हैं क्या हम लोग? औरंगाबाद से लेकर के पटना जिले के जितने जिले वाले लोग हैं, क्या इतने कमजोर हैं कि हम सरकार पर, अपने नेता पर, अपने सरकार पर, भारत सरकार पर हम दबाव नहीं बना सकते? एक छोटे छोटे अमाउंट दे करके हमें वो बच्चों को खिलौना दे करके बहलाने वाली बात जो कर दी जाती है, क्यों नहीं हम इसको और इस राशि को बढ़ाते हैं? भाई, पटना बिहटा रेलवे लाइन परियोजना कोई ये आम लोगों के लिए जल्द सुलभ हो जाए, अगले 5 सालों में सुलभ हो जाए। संसद के पहले ही सत्र में, पहले ही बजट में इस पर अगर चर्चा पर चर्चा हो जाए, एक समयबद्ध तरीके से किया जाए, लड़ने की भीतर में ताकत वो पैदा हो जाए कि भैया ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये सरकार पर दबाव कौन बनाएगा? जिसकी सरकार होगी, राज्य सरकार के प्रेरणा से या जो भी हो। ऐसा नहीं कहता कि विपक्ष में वो ताकत नहीं होती कि वो किसी कार्य को संपादन न करा सके। मैंने तो ऐसे वैसे विपक्ष में लोगों को, लीडर को देखा है, नेता और उपनेता को देखा है, जिनके एक फोन से शासन के बड़े बड़े अधिकारी हिल जाया करते थे। विपक्ष में भी ये ताकत थी, और सत्ता पक्ष की तो बात ही मत कहिए।
तो ये पटना बिहटा जो रेल परियोजना है उसको क्यों नहीं पूर्ण किया जाना, क्यों नहीं हो सकती है? आज हम जमोर निवासी अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन का सौंदर्य जरा आकर के देख लीजिए साहब। इच्छा शक्ति जागृत हुई, लोगों ने दबाव बनाया, कई ट्रेनें रुकी, उसका सौंदर्य देख लीजिए। आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा आहा क्या उपलब्ध है और उससे क्या फायदा जमोर को लोगों को मिला है, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन इन योजनाओं के आने से, सड़कों के गुजर जाने से, बड़े बड़े परियोजनाओं को धरातल पर उतर जाने से स्वतः रोजगार उत्पन्न हो जाता है, जमीन के भाव बढ़ जाते हैं, किसानों के महत्व बढ़ जाते हैं। लेकिन सुदूर गांव में तो कोई नहीं रहता, उनको तो सिंचाई की योजना ही चाहिए भाई, उनको पानी चाहिए, उनको फसल का उचित मूल्य चाहिए, उनके क्षति फसल के जो बर्बाद होते उसकी क्षतिपूर्ति चाहिए, उनको समय पर खाद और पानी मिले। वो ऑर्गेनिक खेती, रसायन मुक्त खेती जो इसको कहते हैं, उर्वरक, वो जो रासायनिक उर्वरक मुक्त खेती कैसे करें ये होना चाहिए। छतों पर बागान कैसे लगे, ये बड़ी सारी योजनाएं जिनको आज औरंगाबाद के धरातल पर उतरनी चाहिए और इसके लिए सक्षम होते हैं। औरंगाबाद हमारा सुदीर्घ, सुंदर, सबल और बहुत ही उत्कृष्ट औरंगाबाद हमारा है, जिसकी इतिहास और इस औरंगाबाद में बड़े बड़े लोगों की ये जन्मभूमि भी रही है, स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है। पटना बिहटा रेल का परियोजना पूर्ण कराइए। और जब ये सारी चीजें हो गई, इतने बड़े बड़े यहां इंडस्ट्री लग गए, यहां चीजें हो गई, यहां कॉलेज हो गए, यहां बैंकों का भरमार हो गया, यहां पैसों का बहाव हो गया, तो यहां एयरपोर्ट क्यों नहीं हो सकता? एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता यहां? औरंगाबाद एयरपोर्ट भी नितांत आवश्यक है, क्यों नहीं हो सकता यहां औरंगाबाद में एयरपोर्ट? यह भी जुड़ना चाहिए जमोर के, औरंगाबाद के विकास के लिए, माफ करेंगे जमोर नहीं, औरंगाबाद के विकास में एयरपोर्ट के लिए, चाहे जहां बने। पटना का बिहटा हो सकता है तो औरंगाबाद का सुदूर इलाका में नबीनगर की तरफ हो सकता है, या मान लीजिए मदनपुर की तरफ हो सकता है, या फिर रफीगंज के इलाके में हो सकता है, या कुटुंबा के इलाके में हो सकता है, या हमारे गांव जमोर के आसपास के इलाके में हो सकता है। कहीं भी एयरपोर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जमीनें उपलब्ध नहीं हैं। खोजने से, अर्जित करने से, प्रक्रिया अपनाने से लोग सहज और सुलभ दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सारी चीजों के आ जाने के बाद कितना महत्व बढ़ जाता है हमारे जमीनों का और हमारे रोजगार का। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं इसलिए ये सारी चीजें आज के चर्चा में मैंने ये कहा कि ये अदरी नदी के तट पर बसा हमारा शहर पहले नौरंगा था, आज औरंगाबाद है। मुझे वो याद है कि 1973 में मगध के यानी गया से अलग होकर के हमारा जो जिला बना। ऐसे चीजों के लिए, या जो खास करके इन चीजों पर प्रभावकारी ढंग से काम करने के लिए
जो सबसे बड़ी ताकत और जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ी आत्मशक्ति होती है वो हमारे कार्यकर्ताओं में होती है, चाहे जिस पार्टी के जो कार्यकर्ता हों। अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं अभी पूर्णतया सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं और किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं और न किसी का सदस्य हूं। व्यक्तिगत मेरे संबंध हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं या व्यक्तिगत मैंने पहचान, लेकिन ये ताकत जो है इन समस्याओं का निदान करने में, आम जनता की समस्याओं को निदान करवाने में या परियोजनाओं योजनाओं का कार्यान्वयन कराने में, जिला प्रशासन पर हावी करवाने में, ये सारी चीजों करने पर कार्यकर्ताओं का बड़ा दायित्व होता है। खास करके पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा दायित्व होता है। और औरंगाबाद में तो वीर पुरुष है, सब गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, अरे वो तिफन क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ढेर सारे पुरुष हैं औरंगाबाद में। पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो वीर पुरुष की तरह काम करते हैं अपने अपने दलों के लिए। तो आइए, आज मैं आपसे निवेदन और प्रणाम करना चाहता हूं। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सहज, उपलब्ध, सक्रिय जन समस्याओं को चिन्हित कर समय समय पर लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद कर सके, ऐसे ही नेताओं का चयन करना है। एक जागरूक मतदाता हैसियत से मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपसे प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं, कभी उदासीन मत होइए। ये जो 19 अप्रैल का दिन है ना, चुप रहिए, खामोश रहिए। ये जो समझदार मतदाता होते हैं ना, ये उनका गुण होता है। चुप रहिए, खामोश रहिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। बूथ पर जरूर पहुंचिए और पहुंच करके अपने योग्य उम्मीदवार का चयन कीजिए और उनको अपना वोट दीजिए। और खास करके मैं उन जवानों को कहना चाहता हूं जो पहली बार मतदाता करने कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका भविष्य लंबा है, आप आगे जाने वाले हैं। इसलिए सोच समझकर मतदान कीजिए कि कौन न केवल राज्य में बल्कि कौन भारत सरकार तक हमारी बात को ले जा सकता है, कौन हमारी आवाज को बुलंद कर सकता है, कौन हमारी समस्याओं का निदान करा सकता है, कौन हमारी समस्याओं का निदान सामूहिक रूप से ही नहीं केवल बल्कि विभिन्न मंत्रालयों में करा सकता है, स्थानीय स्तर पर करा सकता है, जिला प्रशासन के माध्यम से करा सकता है। ये जानते हुए ही मतदान करें और योग्य उम्मीदवार का चयन करें। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा है, और एक गाना बड़ा मशहूर है, एक शायर ने कहा, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। सुनेंगे आप, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो जागरूक कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता होते हैं, जो वैचारिक कार्यकर्ता होते हैं, जो साहित्यिक कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो संवेदनशील कार्यकर्ता होते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, जो हृदय में संवेदनशीलता रखते हैं, जो हृदय में सहिष्णुता रखते हैं, जो हृदय में सहानुभूति रखते हैं, जो हृदय में प्यार और स्नेह रखते हैं, वो सब के सब पागल होते हैं। सही कहा है।
कि चांद पागल है, अंधेरों में नहीं, वो रास्ता नहीं देखता, वो सोचता है वो अंधेरा कोई बता देगा कि वहां ये समस्या है, नहीं तो वो निकल पड़ेगा, वो सारी चीज में वो चल पड़ता है। किस उद्देश्य और किस जज्बात के साथ चल पड़ता है, मैं कहता हूं फिर 17 को मैं आऊंगा आपके समक्ष, और उस दिन मैं बात करूंगा खुल करके कि क्या करना है हमें और क्या हमारे ये करना है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि औरंगाबाद है और जिंदाबाद है औरंगाबाद हमारा। और उसके लिए मैं इतना कहता हूं कि एक बार फिर से उजड़ जाते हैं, बड़ा मशहूर गाना है, आप जानते हैं, एक बार फिर से उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, शुभकामनाएं। अब भोजन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं फिर आपसे निवेदन पूर्वक करता हूं 17 को फिर आऊंगा लाइव इसी समय 9:30 बजे, और मैं खुल करके बात करूंगा आपसे पूरी चीजों पर और कुछ नए मुद्दों को लेकर के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए, कि वो सारे चीजों के लिए मैं फिर कहता हूं कि आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आज जो मुझसे बड़े हैं चरण स्पर्श करता हूं, जो हमारे जवान साथी हैं उनको शुभाशीष देता हूं, जो हमारे मित्र हैं उनको इलू इलू कहता हूं, इलू इलू मतलब आई लव यू कहता हूं, और जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो हमारे सदैव हृदय के नजदीक हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा 17 को 9:30 बजे। धन्यवाद, शुभाशीष, प्रणाम, अभिनंदन, प्रार्थना। धन्यवाद।